नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्षी एकता के प्रयासों की। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसका स्वाधीनता संग्राम में अहम रोल रहा है, कांग्रेस पार्टी, उसका 85th कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा है। दूसरी ओर बिहार की जो महागठबंधन सरकार है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस महागठबंधन से में सम्मिलित सभी पार्टियों की संयुक्त रैली बिहार के सीमांचल में पूर्णिया में आज आयोजित हुई है। और आज ही के दिन बिहार में केंद्रीय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 2 कार्यक्रमों में भाग लेने आए, पटना और बेतिया। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल वस्तुतः बज ही चुका है और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे तौर पर इलेक्शन के मूड में है, लेकिन विपक्ष में अभी भी एकता हो नहीं पाई है। जो प्रयास लगभग 6 माह से श्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के लिए कर रहे हैं, वो अभी तक प्रमाण नहीं चल पाया। 1 सप्ताह के अंदर 2 बार, आज और इसके पहले CPI-ML के महाधिवेशन में श्री नीतीश कुमार जी ने आह्वान किया कांग्रेस पार्टी का कि आप अपना निर्णय बतलाइए और आगे बढ़िए विपक्षी पार्टियों से बात करने के लिए। प्रयास श्री नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, सुश्री ममता बनर्जी भी कर रही हैं, श्री चंद्रशेखर राव भी कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव नन बीजेपी नन कांग्रेस गठबंधन की बात तीसरे मोर्चे की कर रहे हैं, जो वस्तुतः आज के समय में प्रमाण नहीं चल सकता। इसमें कोई दम नहीं है। कोई भी विपक्षी गठबंधन जो बीजेपी से जैसी पार्टी से मुकाबला करना चाहती है, वो नन बीजेपी नन कांग्रेस बनाकर फ्रंट नहीं हो सकता है। इसमें व्यवहारिक पहल श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि कांग्रेस रहित कोई भी गठबंधन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी आगे आए, अपना निर्णय सुनाए और सभी विपक्षी पार्टियों से बात करे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट इशारा किया है कि उनकी बात करीब करीब सभी विपक्षी नेताओं से हो रही है, तो कांग्रेस ये बीजेपी को विपक्ष अगले लोकसभा चुनाव में 100 सीट के अंदर समेट दे सकता है। आज के समय में इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि इस देश की सबसे मजबूत और संगठन वाली पार्टी बीजेपी है, जिसकी केंद्र में सत्ता है। बहुत बड़ी संख्या में राज्यों में अकेले या अन्य पार्टियों के साथ यह पार्टी सत्ता में है। हर तरह से वो मजबूत पार्टी है और RSS जैसी संस्था का कैडर उनके साथ है। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी इस भूमिका में हुआ करती थी, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाद में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेस गठबंधन बना और कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी हुई। एक वक्त ऐसा भी आया जब श्री VP सिंह और श्री देवीलाल जी के नेतृत्व में 89 में गठबंधन बना। तो आज जरूरत है बीजेपी के विरुद्ध हर महत्वाकांक्षा को छोड़कर सभी नेताओं को, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस पार्टी, सभी को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर यदि वो जनता के हित में गठबंधन बनाना चाहते हैं तो इससे ऊपर उठना होगा और मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी होगी और यह प्रयास करना होगा कि 543 जो लोकसभा सीट है उस पर बीजेपी के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा हो। 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस पार्टी को अपनी पूरी शक्ति संगठन की लगानी चाहिए उन 200 सीटों पर और
जो शेष सीटें हैं वो जिस राज्य में जो विपक्षी पार्टी मजबूत है, एक या दो पार्टी, तीन पार्टी, उनको लीड रोल में रहने देने में कांग्रेस की स्वीकृति होनी चाहिए। और जहां तक नेता का सवाल है, श्री नीतीश कुमार जी ने सही कहा है कि नेता का चुनाव तो चुनाव के बाद भी किया जा सकता है। अभी तो जरूरत है पहले एकताबद्ध होकर बीजेपी के एक कैंडिडेट के विरुद्ध एक कैंडिडेट खड़ा करने की, नेता बाद में चुना जाए सर्वसम्मति से, और वो भी नेता इस तरह से चुना जाए कि 89 वाली स्थिति नहीं हो और 89, 90 और 96, 98 वाली स्थिति नहीं हो, अन्यथा जनता का विश्वास विपक्षी पार्टियां खो देंगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और 5 वर्ष तक जनता के सामने एक अच्छी सरकार, स्वच्छ सरकार देने का प्रयास किया जाए जो विकास का काम करे। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि व्यवहारिक पहल चूंकि श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को कन्वेनर की भूमिका में आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। चूंकि नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता, चाहे वो अब वामपंथी दल हो, समाजवादी धरे की पार्टियां हों या कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हों, कांग्रेस पार्टी को सभी में उनकी स्वीकार्यता है और वे कोऑर्डिनेटर की भूमिका, कन्वेनर की भूमिका अच्छे से अदा कर सकते हैं। और मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में अवश्य यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक व्यक्तिगत प्रभाव का भी सवाल होगा तो श्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का फायदा न केवल बिहार वरन उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और झारखंड से सटे हुए पश्चिम बंगाल के क्षेत्र और उड़ीसा के क्षेत्रों में तो बहुत आसानी से मिलेगा और पूरे देश में भी एक हवा बन सकती है। नेता कोई भी हो, ये इस पर निर्णय चुनाव के बाद हो, ये बार बार श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और इनकी बात का समर्थन देश के विपक्षी नेताओं में सबसे वरिष्ठ श्री शरद पवार साहब ने किया है। श्री उद्धव ठाकरे जी सहित कई नेताओं ने इसका समर्थन किया और आज की जो पूर्णिया में रैली है उसमें बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी इस बात का पुरजोर समर्थन उन्होंने किया है। और CPI-ML के महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य ने दोनों कार्यक्रमों में, यहाँ पूर्णिया और पटना के कार्यक्रमों में भी इस पर विपक्षी एकता पर जोर दिया है। मैं समझता हूँ कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए और एक भारतीय नागरिक के रूप में कुछ मैं महत्वपूर्ण मुद्दों को रखना चाहूँगा आपके समक्ष कि विपक्षी पार्टियाँ इस पर विचार कर सकती हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म से कोई समझौता नहीं हो, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलने वाला देश है। सभी जातियों की गणना आज की ज़रूरत है। बिहार तो अपने दम पर करा रहा है, सभी जातियों की गणना होनी चाहिए ताकि SC, ST, OBC की आबादी क्या है यह पता लगे, अपर कास्ट की आबादी क्या है यह पता लगे और इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में, प्राइवेट सेवाओं में क्या है यह भी पता लगे, ताकि भारत सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ा सके और इसमें 50% सीलिंग का कोई सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए कि EWS आरक्षण के कारण 50% सीलिंग वैसे भी समाप्त हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर में भी अब रिजर्वेशन की आवश्यकता है। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना की ज़रूरत है, वो भी आरक्षण नियमों के साथ, चूँकि SC, ST, OBC का हायर जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन नगण्य है। ये देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी। शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो गरीबों के लिए, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो गरीबों के लिए और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था वापस लाई जानी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी उपयुक्त पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निवीर योजना की भी समीक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस पर भी पहल होनी चाहिए और किसानों के हित में निश्चित तौर पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू किया जाना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियों से अनुरोध है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के हित में, देश के हित में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर और एकताबद्ध होकर चुनाव लड़ने का प्रयास करना चाहिए और पूरे देश में हवा बनानी चाहिए।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय